जब दोनों बेटे बहुओं ने पर्ची डालकर माता पिता का बंटवारा करना चाहा, तो पिता ने सिखाया अच्छा सबक। मम्मी जी और पापा जी के नाम की पर्ची निकाल लेते हैं, जिसके हिस्से जो नाम आएगा वह उसी को रखेगा। बड़ी बहू मीना बोली। दोनों बेटे और छोटी बहू सीमा ने भी मीना का साथ दिया। यह सब देखकर और सुनकर रामकिशन जी अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी से बोले, देख रही हो विमला, अब दोनों बेटे बहू हमारे नाम की पर्ची निकालेंगे और जिसके हिस्से जो नाम आएगा उसे उसके साथ जाना पड़ेगा। अब बस इस उम्र में यही दिन देखना रह गया था। वैसे भी दोनों बेटों बहुओं के झगड़े तो इतने दिनों से देख ही रहे हैं। घर संपत्ति जमीन जायदाद का बंटवारा कर मन नहीं भरा इनका भी, तभी तो अब हमारा भी बंटवारा करने पर आ गए हैं। अरे इन नालायकों को इसलिए बड़ा किया था क्या कि शादी के बाद अपनी पत्नियों की हाँ में हाँ मिलाएं। सभी चीजों का बंटवारा तो कर चुके हैं, अब हमारा भी बंटवारा करेंगे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। विमला जी बोली, आप चिंता मत करिए, दुख के दिन हैं अभी हमारे, सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप बैठिए यहाँ, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आप बेवजह चिंता मत कीजिए, यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। रामकिशन जी बोले, विमला अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विमला जी उन्हें पानी देकर ढांढस बंधाने लगी। सब कुछ अच्छा ही होगा, आप सब्र रखिए। रामकिशन जी और विमला जी के दो बेटे किशन और नीरज, बड़ी बहू मीना और छोटी बहू सीमा संयुक्त परिवार का हिस्सा थे। जब से छोटे बेटे नीरज की पत्नी सीमा शादी करके आई थी, दोनों बहुओं में बिल्कुल नहीं पटती थी। सीमा जो भी काम करती वह मीना को बिल्कुल ना सुहाता और मीना जो भी करती वह सीमा को बिल्कुल ना सुहाता। बहुत बार दोनों बहुएं रसोई में ही कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ जाती, जिसका खामियाजा बेचारे रामकिशन जी और विमला जी को भुगतना पड़ता। दोनों में से कोई भी बूढ़े दंपत्ति को चाय नाश्ता या खाना देने तक को राजी ना होता। कितनी बार तो दोनों पूरे दिन रसोई में ही नहीं आती और बाहर से खाना मंगवा कर खा लेती। पतियों को कह देती कि वे अपने ऑफिस के कैंटीन से ही खाना खा लें और बच्चों को भी स्कूल के कैंटीन से खाने के लिए पैसे दे देती, ताकि दोनों जेठानी देवरानी को एक दूसरे का मुंह ना देखना पड़े। दोनों को अपने सास ससुर की रत्ती भर फिक्र नहीं थी। कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता, दोनों में से कोई यह तक देखने नहीं आता कि उनके सास ससुर ने पूरे दिन खाना खाया या नहीं। विमला जी खुद ही इस अंधेड़ उम्र में रसोई में जाती और अपने और रामकिशन जी के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता और खाना बना लाती। उस पर भी बड़ी बहू मीना बोल पड़ती, माँ जी खाना बनाने के बाद रसोई कितना गंदा छोड़ दिया है आपने, अब कौन साफ करेगा इसे। न मीना रसोई साफ करती न सीमा, आखिरकार बेचारी विमला जी को ही रसोई साफ करनी पड़ती। विमला जी से अब रसोई का ज़्यादा काम होता नहीं था। एक तो उम्र हो चली थी और उस पर शरीर की बीमारियां, मगर जब दोनों बहुएं ही सास ससुर को खाना देने से पल्ला झाड़ ले तो उन्हें खाना बनाना पड़ता था, जबकि डॉक्टर ने विमला जी को आराम करने की सख्त हिदायत दी थी। रामकिशन जी कहते भी थे, दो दो बहुओं के होते हुए विमला तुम्हें इस उम्र में हम दोनों का खाना बनाना पड़ रहा है, क्या इन्हीं दिनों के लिए बेटों की शादी करवाई थी। विमला जी कहती, अब दोनों बहुएं ही खाना नहीं बनाएंगी तो हम दोनों का खाना तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, मगर आप मेरी चिंता मत करिए, मैं धीरे धीरे काम कर लूँगी। इन दोनों को कुछ कहने का फ़ायदा नहीं,
इन दोनों से कुछ कहना मतलब अपना ही मूड खराब करना है, क्योंकि इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं पटती, जिसका गुस्सा यह लोग सभी पर निकालती हैं। रामकिशन जी और विमला जी का यह संयुक्त परिवार रामकिशन जी द्वारा बनाए पुश्तैनी मकान में रहता था, जिसमें रामकिशन जी और विमला जी नीचे के कमरे में रहते और दोनों बेटों और बहुएं ऊपर की मंजिल पर बने अपने अपने कमरों में रहते। वैसे यह पुश्तैनी मकान इतना बड़ा था कि बहुओं को ऊपर के कमरों में रहने की जरूरत भी नहीं थी। मकान के निचले हिस्से वाले कमरे भी खाली ही पड़े थे, मगर कोई भी बहू नीचे रहने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि वे जानती थी अगर निचले हिस्से वाले कमरे में रहीं तो उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। सास ससुर का कमरा भी नीचे था, जिस वजह से कोई न कोई उनसे मिलने घर पर आ जाता था। बहुएं ऊपर अपने अपने कमरे में रहती, जिस वजह से उन्हें मेहमानों को चाय नाश्ता भी नहीं करवाना पड़ता और न सास ससुर की सेवा करनी पड़ती। तभी तो कोई नीचे वाले कमरों में रहने को तैयार न था। दोनों बहुएं आज़ादी से जीना चाहती थी, यहाँ कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता था। दोनों को घूमना और बाहर खाना खाना पसंद था, इसलिए बहुत बार घर में खाना ही नहीं बनता था। मगर दोनों वृद्ध दंपत्ति तो पूरे दिन घर में ही रहते थे, वे बेचारे खाना खाने कहाँ जाएंगे। एक दिन बहुओं की इन हरकतों से तंग आकर रामकिशन जी अपने दोनों बेटों को बुलाकर बोले, किशन और नीरज, अब तुम्हारी माँ के काम करने की उम्र नहीं रही है। तुम्हारी पत्नियां अक्सर बाहर चली जाती हैं ताकि उन्हें रसोई में न जाना पड़े। यदि दोनों बहुओं में आपस में नहीं पड़ती है तो वे घर के काम बांट ले। सुबह की रसोई बड़ी बहू संभाले और शाम की रसोई छोटी बहू। यूं रसोई में आकर खाना न बनाना कहाँ की अक्लमंदी है। दोनों बेटों ने अपनी अपनी पत्नियों को समझाया। पहले तो दोनों समझने को तैयार नहीं हुई, मगर एक दिन जब बाहर के खाने से किशन और नीरज दोनों की एक साथ तबीयत खराब हुई, तब से दोनों बहुओं ने घर के काम बांट लिए। मीना सुबह का खाना बनाती और सीमा शाम का, ताकि दोनों को रसोई में एक दूसरे का मुंह न देखना पड़े। सुबह और शाम दोनों वक्त का काम और खाना सब अब समय पर होने लगा, जिस वजह से रामकिशन जी और विमला जी को दो वक्त का खाना तो मिल जाता, ना मिलता तो वह था प्यार और सम्मान। बेटों के पास दिन भर दुकान का बहाना था और बहुएं तो वैसे ही सास ससुर से बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन विमला जी बस इतना ही बोली थी छोटी बहू सीमा से कि बहू, आज खाने में नमक ज़्यादा था, मुझे बीपी की शिकायत है, तो खाने में नमक थोड़ा कम ही डाला कर। विमला जी के इतना कहते ही सीमा ने तूफान मचा दिया और बोली, तो एक काम क्यों नहीं करती माँ जी आप, दोनों समय का खाना आपकी लाडली बहू के पास ही क्यों नहीं खाती। वह तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती होगी ना, इसलिए मेरे खाने में नुक्स निकाल रही हैं आप। एक तो इन बूढ़ों की खिदमत करो और ऊपर से इनका सुनो भी। रसोई में आकर देखिए जरा कितनी गर्मी होती है खाना बनाते समय। एक तो इतनी गर्मी में भी सभी का खाना बनाओ और ऊपर से इनके नखरे भी सहन करो। मुझसे नहीं होता रोज रोज यह खाना बनाना। जब बड़ी बहू मीना को पता चला कि सीमा ने माँ जी से ऐसा कहा है, तो कहीं सास ससुर को दोनों वक्त का खाना उसे न खिलाना पड़ जाए करके वह बोली, माँ जी जो मिला खरे खा लिया कीजिए ना, बेवजह क्यों किसी को भी टोका टाकी करती रहती हैं। आप तो जानती ही हैं हम लोग तो बाहर से भी खाना खा लेंगे, मगर आप लोगों को तो बाहर का खाना भी नहीं खिला सकते, क्योंकि आप लोगों को तो खाने में काफ़ी चीज़ों से डॉक्टर ने परहेज रखने को कहा है। आप लोगों के लिए तो घर में खाना बन रहा है रोज, और उसमें भी आपके नखरे कोई नहीं सहन करेगा।
इसलिए बिना बड़बड़ किए जो मिले चबा लीजिए बस। किसी को ज़्यादा लेक्चर मत दिया कीजिए। आज के ज़माने में कोई लेक्चर सुनना पसंद नहीं करता। उस दिन राम किशन जी और विमला जी यह बात भी अच्छे से जान गए थे कि दोनों बहुओं की तो आपस में बिल्कुल नहीं पटती, मगर वे दोनों हम बूढ़ों को भी जैसे तैसे रोटी खिला रहे हैं। वहाँ दुकान पर किशन और नीरज की व्यवसाय को लेकर लड़ाई होने लगी। किशन के कहे अनुसार नीरज दुकान से ज़्यादा पैसा उठाता था, जिस वजह से हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही थी, और नीरज कह रहा था किशन उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। खैर, सारी बातों का तोड़ यह निकला कि हम दोनों भाई अलग अलग हो जाएं और अब अपना अपना देखें। किशन का कहना था कि उसके बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं तो उसका खर्चा ज़्यादा है। अगर नीरज इसी तरह दुकान से ज़्यादा पैसे उठाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए अब बंटवारे में ही फ़ायदा रहेगा ताकि हम लोग अपना अपना पैसा बचा पाएं। और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि दुकान से जो भी कमाई होगी उसके आधे आधे 2 हिस्से किए जाएंगे। दोनों भाइयों ने ही मिलकर पुश्तैनी मकान और गांव से दूर उनका एक मकान था उसे भी बांट दिया, जिसमें पुश्तैनी मकान आया किशन के हिस्से और इस गांव से दूर दूसरे गांव का मकान आया नीरज के हिस्से। जमीन जायदाद सारी संपत्ति बांट दी जाएगी। यह सब सुनकर और देखकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो गईं। सीमा अपने पति नीरज से बोली, मैं तो कब से अलग होना चाहती थी, मगर आप ही नहीं मान रहे थे। देखा आज कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्जाम लगा दिया, जबकि खुद कौन से दूध के धुले हैं। बड़े भैया भी दुकान से हर महीने ज़्यादा पैसे उठाते थे, मगर आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा, और उन्होंने तो आपसे हिसाब मांगना तो दूर इल्जाम ही लगा दिया। वहाँ किशन की पत्नी मीना भी बहुत खुश थी। वह बोली, अब इस सीमा का मुंह रोज रोज नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो पहले ही आपसे कहती थी, 1 नंबर के चोर हैं यह दोनों पति पत्नी। दोनों बेटे बहू इतने खुश थे कि अलग होने की खुशी में दोनों बेटे और बहुएं अपने माँ पिता को तो जैसे भूल ही गए थे। राम किशन जी और विमला जी बैठे बैठे सब देख रहे थे और सोच रहे थे, जो बेटा बहू हमें साथ रखेगा उसी के साथ खुशी खुशी रह लेंगे। विमला जी राम किशन जी से बोली, सुनिए जी, जो बेटा बहू हमें अपने साथ रहने कहेंगे हम दोनों उसके साथ चले जाएंगे। वैसे भी हम बूढ़ों को इस उम्र में चाहिए ही क्या, बस 2 वक्त की रोटी। इसलिए आप अब इन लोगों से कुछ कहिएगा मत, वरना कहीं हमें ही लेने के देने न पड़ जाएं। राम किशन जी बोले, अरे भाग्यवान, मैं बिना वजह क्यों फटे में टांग घुसाऊंगा, मगर हाँ, अगर बात हमारे वजूद पर आ गई तो मैं चुप भी न रह पाऊंगा। कुछ देर बाद राम किशन जी बरामदे में टहलने निकले, जहां उन्होंने देखा कि उनके चारों बेटा बहू किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, कल तक जिन बेटे बहू में 36 का आंकड़ा था, आज सब कुछ अलग हो जाने के बाद चारों साथ में बैठकर किस विषय पर चर्चा कर रहे होंगे। तभी उनके कानों में बड़ी बहू मीना के स्वर गूंजे, माँ जी और पापा जी के नाम की पर्ची निकाल लेते हैं, जिस पर जिसका नाम आएगा वह उसके साथ जाएगा। वैसे भी अब इस उम्र में बूढ़ों का साथ में क्या काम। छोटी बहू सीमा बोली, हाँ भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, जब सभी चीज़ों का बराबर बंटवारा किया है तो इनका भी बराबर बंटवारा करेंगे। किसी एक के माथे नहीं मंड देंगे इनको। दोनों बेटों ने भी अपनी पत्नियों की इस बात में सहमति जताई थी और बाहर पर्ची बनवाई जा रही थी। बस बाहर का यह नज़ारा देखकर रामकिशन जी आज चिंतित हो गए थे। विमला जी भी यह सोचकर उदास
हो गई थी कि वह राम किशन जी के बिना कैसे रह पाएंगी। और राम किशन जी, उनकी तो जान बसती थी विमला जी में। वे दोनों कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना। दोनों के दिमाग में यही चल रहा था। राम किशन जी और विमला जी जैसे ही अपने कमरे से बाहर आए, छोटा बेटा नीरज बोला, माँ, आपके नाम की पर्ची मेरी निकली है, तो आप मेरे साथ हमारे नए मकान में चलिए और पिताजी बड़े भैया के साथ यहीं पुश्तैनी मकान में रहेंगे। राम किशन जी अब तक तो यह सब अन्याय होता हुआ देख रहे थे, मगर अब उनसे रहा नहीं गया और वे बोले, होते कौन हो तुम लोग हमारा बंटवारा करने वाले? हमने तुम्हें बनाया है, तुमने हमें नहीं समझे। जिस भगवान ने माँ बाप को एक साथ परिणय सूत्र में बांध कर भेजा है, उस माँ बाप को अलग करने वाले तुम कौन होते हो? हम दोनों ने मिलकर अपनी पूरी जवानी खर्च कर दी तुम जैसे बेटों को बड़ा करने और पढ़ाने लिखाने में, और जब इस बुढ़ापे में हम दोनों को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब तुम लोग हमें दोनों को अलग करना चाहते हो। इतना ही बोझ बन गए हैं अगर हम लोग तुम लोगों पर, तो हमारा भी एक हिस्सा क्यों नहीं निकाला बंटवारे में? जिस पुश्तैनी मकान को तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे बांट तो दिया है, यह पुश्तैनी मकान भी मेरा ही है। यह कैसे भूल गए तुम दोनों? तुम लोगों के यह नाटक मैं कब से देखता आ रहा हूँ, लेकिन अब बहुत हुआ। हमारे ही घर में रहते हो और हमारा ही बंटवारा करते हो। तुम सभी कान खोल कर सुन लो, इस गांव से दूर हमारा मकान है जो नीरज के हिस्से आया है बंटवारे में। तुम दोनों भाई उस मकान के 2 हिस्से कर दो और जाकर वहां बस जाओ। मैं और विमला हमारे इस पुश्तैनी मकान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात दुकान की कमाई की, तो आज से जो भी दुकान की कमाई होगी उसमें एक हिस्सा मेरा होगा, क्योंकि जिस दुकान पर तुम दोनों छाती ठोक कर बैठते हो वह भी मेरे द्वारा बनाई गई है। और हम अपना खाना पास रहने वाली कुक बाई जो सभी के लिए टिफिन बनाती है उनसे बनवा लेंगे। तुम लोग जाकर अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि आज ही तुम लोगों को इस घर से जाना है। किशन बोला, पापा, आप लोग इतने बड़े मकान में अकेले रहोगे, यह कैसा न्याय है? राम किशन जी बोले, मैं यहाँ के ऊपर के कमरे किराए पर चढ़ा दूंगा ताकि हमें किराया भी मिल पाए और काम आने वाले लोग भी, क्योंकि तुम्हारे जैसे बेटे बहुओं से तो बेहतर है कि हम अपने किराएदारों से संबंध मधुर बनाएं, जो हमारे काम तो आएंगे। तुम लोगों का तो वैसे भी होना ना होने जैसा ही है। दोनों भाई और उनकी पत्नियां जो अब तक बहुत खुश थे, अचानक ही बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनके हाथ से यह पुश्तैनी मकान भी जा चुका था। दुकान की कमाई भी अब 3 हिस्सों में करनी पड़ेगी, और जो गांव से दूर मकान था वह दोनों जेठानी देवरानी को एक दूसरे के बगल में रहकर रोज एक दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा। दोस्तों, जो लोग अपने माँ पिता को अलग करने की सोचते हैं उनका ऐसा ही हाल होता है। जिस माता पिता को भगवान ने शादी जैसे पवित्र बंधन में एक साथ बांधा है, उस माता पिता को बच्चे एकमात्र पर्ची निकालकर अलग करना चाहते थे। यह तो बहुत बड़ा पाप है, इसलिए हो सके तो यह पाप करने से हमेशा बचे। माता पिता एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा हैं, एक दूसरे की लाठी हैं। आपको राम किशन जी का यह फैसला कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।